अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुलेम ने इसकी खोज की थी। तो जो ये अंतःपर्दवीय जालिका होती है ये दो प्रकार की होती है। पहली है चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका, इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER। तो यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। आप देख रहे हैं ये पूरी अंतःपर्दवीय जालिका है। इसके नीचे की ओर आप जो ये देख रहे हैं ये इसकी चिकनी सतह है जिसे चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट। और इसी अंतःपर्दवीय जालिका का दूसरा भाग खुरदुरा होता है जिसे खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये कई सारे छोटे छोटे कण इस पर पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइबोसोम कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो अंतःपर्दवीय जालिका का जो खुरदरा भाग होता है, जो रफ पार्ट होता है, वहाँ पर छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो अंतःपर्दवीय जालिका के दो भाग होते हैं, एक स्मूथ और दूसरा रफ पार्ट। तो जो स्मूथ भाग होता है यहाँ से कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है और जो खुरदरा भाग होता है वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम सेल के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। तो राइबोसोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है और इसकी खोज जॉर्ज ई पैलेड ने की थी। और यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, यानी कि पूरी कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम। और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। और जो राइबोसोम है इसका काम क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना इसका काम है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है पूरे सेल में, तो इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो जो राइबोसोम होता है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं 70S और दूसरे को कहते हैं 80S। तो S का मतलब क्या है? S की फुल फॉर्म होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो आपको ये याद नहीं रखना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो जो छोटे आकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें बहुत ही कम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, उनमें 70S राइबोसोम होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। और जो बड़े आकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, तो इनमें 80S राइबोसोम की ज़रूरत होती है जो कि ज़्यादा प्रोटीन बनाता है। तो कम प्रोटीन की ज़रूरत किसे होगी? बैक्टीरिया हो गया, जो बहुत ही छोटे, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उनमें 70S राइबोसोम होता है। और जिन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं जैसे जीव जंतु, मनुष्य, तो इनमें 80S राइबोसोम होता है जो कि ज़्यादा प्रोटीन बनाता है। उसके बाद कोशिका का अगला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा की गई थी। तो कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में इसे पाया था, परंतु इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा। इसके बाद क्या होता है कि 1890 में ओल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया। पहले कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में ये देखा था, परंतु बाद में 1890 में ओल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया था। अल्टमैन ने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये कोशिकाओं में पाया जाता है, परंतु इन्होंने भी इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा, इन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। क्या नाम रखा था? बायोब्लास्ट। तो 1898 में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। तो 1880 में
सबसे पहले कीटों की रेखित पेशियों में कोलिकर ने देखा कि कोई संरचना है। उसके बाद अल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति के बारे में बताया और इन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। और आगे चलकर 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था।